नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एडिटोरिया का जो न्यू बुक आया था 7500 का, जिसमें 150 प्रैक्टिस सेट दिया गया था। आज हम लोग इस बुक से सभी जो स्मरणीय और सार संग्रह दिया गया था निचोड़, वो हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। लगभग यानी 150 में से 100 सेट में ये जो स्मरणीय तथ्य और संग्रह है, ये सभी सेट में दिया गया है। आज हम लोग सभी एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे ऑल स्टेट पीसीएस हो, बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे, ये सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इस बुक को जो है बनाया गया है और सभी एग्ज़ामों का इसमें क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो हम लोग इस वीडियो में पूरे स्मरणीय और संग्रह जो दिया गया है, वो एक ही वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले सेट 1 से सेट 25 तक इसका फुल मास्टर वीडियो अपलोड है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन किए हैं। इस वीडियो में हम लोग जो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह है, वो कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, तो आप लोग इसका स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं। चलिए देखिए, उससे पहले सभी लोग को इस वीडियो को एक लाइक करना है और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट जो 26 से 50 यानी एक वीडियो में 25 सेट का मास्टर वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम लोग इस वीडियो का लक्ष्य रखते हैं सिर्फ 1000 लाइक का। अगर आप लोग 1000 लाइक पूरा कर देते हैं तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो 26 से 50 सेट का। तो जल्दी से सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी लोग जो है एक बार अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक जो है स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके और हमें भी सपोर्ट आप लोग का मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मरणीय तथ्य यानी संग्रह सभी सेट का। देखिए, सेट 1 का स्मरणीय तथ्य आ गया है। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन है, स्मरणीय तथ्य निचोड़ है। आप लोग को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम से पहले। सभी स्मरणीय तथ्य आपको एक बार एग्ज़ाम से पहले रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले रिविज़न करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्मरणीय तथ्य। देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ये नर्मदा घाटी से। कहाँ से? तो नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। तो दमदमा से। कहाँ? दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये बुर्ज-होम जम्मू कश्मीर में है। यानी गड्ढा में जो आवास था, ये कहाँ से मिला है? तो बुर्ज-होम यानी जम्मू कश्मीर से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये भी बुर्ज-होम से ही प्राप्त हुआ है। जोते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा से, यानी जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो युग्म समाधि, तो यानी 2 आदमियों का ये जो समाधि प्राप्त हुआ है, ये कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ है। तो ये सेट 1 का था स्मरणीय तथ्य। चलिए नेक्स्ट हम लोग सेट 2 का अगला सेट का देखते हैं। चलिए अगला सेट का आ गया है। सेट नंबर 2 का है कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये कालीबंगा से। कहाँ से? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलन थी। तो ये हड़प्पा में, यानी दफनाने की प्रथा हड़प्पा में प्रचलित थी। और जलाने की प्रथा जो है मोहनजोदड़ो में, जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में प्रचलित थी। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जलाते हैं किसी भी चीज़ को तो मन भर, तो मन से मोहनजोदड़ो हो जाएगा, और दफनाने की तो हड़प्पा हो जाएगा। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो बनवाली से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो बनवाली से प्राप्त हुआ है।
उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धोलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण ये धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो तीनों भागों में विभक्त था तो धोलावीरा, यानी वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था ये धोलावीरा हो जाएगा। चलिए अगला सेट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेट हम लोग इसमें नहीं दिया गया है, अगला सेट देख लेते हैं। चलिए इसमें है, चलिए अगला सेट है और इसका प्रथम क्वेश्चन है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो कोल्डी हवा से। चावल जो है कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। आग का आविष्कार जो है ये पूरा पाषाण काल में मिला था। नेक्स्ट है पहिया का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। पहिया जो है नवपाषाण काल में, और आग जो है ये पूरा पाषाण काल में हुआ था आविष्कार। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है ये गेहूं और जौ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं और जौ है। चलिए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा है? तो सर्वप्रथम जो है तांबा धातु लाया गया था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है तो भोपाल मध्य प्रदेश में है। भोपाल कहाँ? मध्य प्रदेश हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह तो लोथल और सुरकोट्टा। सिंधु सभ्यता के प्रथम बंदरगाह लोथल और सुरकोट्टा है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। चलिए अगला सेट देखते हैं। अगला सेट दोस्तों सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक। योग जो दर्शन है योग, इसके प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि इसके प्रवर्तक है। न्याय का प्रवर्तक गौतम हो जाएगा। शाख दर्शन का प्रवर्तक कपिल हो जाएगा। चवाक ही है। चलिए अगला देखते हैं। वैश्विक दर्शन जो था इसका जो संस्थापक है ये कनाद हो जाएगा। पूर्व मीमांस जेमिनी हो जाएगा। उत्तर मीमांस बदरायन हो जाएगा। नेक्स्ट है संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मक्खली गौशाल और निश्चयवादी के संस्थापक है संजय बेथुली पुत्र और निश्चयवादी के संस्थापक है भौतिकवादी के संस्थापक पकुड कचायन जो है ये भौतिकवादी के संस्थापक है। और क्रियावादी के संस्थापक जो है ये पूरन कश्यप, और क्रियावादी के संस्थापक है पूरन कश्यप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेट में इसमें नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें भी नहीं है। लगभग 100 सेट में दिया गया है। चलिए यहाँ पे दिया गया है। चलिए ऋग्वेद से संबंधित दिया गया है कि जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को हौत्र कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, यानी तीसरे मंडल में गायत्री वेद का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 9वां में सोम देवता और तीसरा में गायत्री देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ का रचना की गई है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इस वेद में मिलता है, यानी क्या गया है? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में क्या गया है? इस वेद में गाय के लिए अघन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों हम लोग सिर्फ लक्ष्य रखें 1000 लाइक का, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए अगला सेट देखते हैं। चलिए अगला है यजुर्वेद से संबंधित। यजुर्वेद इनके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अथर्वयुग कहते हैं, यानी
यजुर्वेद जो पढ़ते हैं उसके पढ़ने वाले को अथर्वयुग कहते हैं। इसमें नियम और विधि विधान का संकलन मिलता है, यानी यज्ञ और विधि विधान का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है, यानी यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद और पद दोनों है, यानी यजुर्वेद जो है ये गद और पद दोनों वेद है, यानी दोनों है। चलिए अगला है सामवेद। तो इनके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रात्र कहते हैं, उद्रात्र कहते हैं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। लास्ट है अर्थवेद, यानी 4 प्रकार के वेद होते हैं और सबसे लास्ट वेद होता है अर्थवेद। इस वेद में सर्वप्रथम अशुद्धि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है किसमें? तो अर्थवेद में। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद अगर बात करें तो ऋग्वेद हो जाएगा और सबसे बाद का वेद अर्थवेद। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशेष ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, यानी जो बीच का वेद है यजुर्वेद और सामवेद में, इसी में किसी भी विशेष ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। वेद पूछे तो वेद 4 है, वेदांग 6 है, पुराण 18 है और उपनिषद 108 है। वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18 और उपनिषद 108 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें नहीं है। चलिए अगला सेट इसमें है। चलिए यहाँ पे अभिलेख है और शासक से संबंधित को पूछा गया है। तो हाथी गुफा जो अभिलेख है ये किस शासक से संबंधित है? तो ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ जो अभिलेख है ये रुद्रदामन से संबंधित है। एहोल अभिलेख है फुलकेशनी द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख जो है ये नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। नासिक अभिलेख जो है ये गौतमी बलश्री हो जाएगा, नासिक अभिलेख से संबंधित है। भित्री अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से, भित्री स्तंभ जो अभिलेख है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। चलिए इसमें इतना ही था। अगला सेट देख लेते हैं। चलिए इसमें नहीं है। चलिए अब बौद्ध से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। चलिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था। इसकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और मृत्यु भारत के कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि इसके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके पिताजी का नाम सुधोधन और माताजी का नाम माया देवी। पिता सुधोधन था और माता माया देवी थी। नेक्स्ट है कि बुद्ध जो है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की अवस्था में फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति किया था। यानी कठिन तपस्या के बाद फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति किया था। और कौन सा वृक्ष था? तो पीपल का वृक्ष था। बुद्ध ने अपना पहला और सर्वाधिक उपदेश जो है, यानी पहला पूछे तो सारनाथ हो जाएगा और सर्वाधिक पूछे तो श्रावस्ती हो जाएगा। यानी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पूर्ण जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम जो आयु है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए वो 15 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया, यानी अम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न ये गौतम बुद्ध ने घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। किसने? तो एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था, यानी एशिया का रोशनी कहा था। चलिए अब हम लोग सम्मेलन देख लेते हैं। कौन सा सभा कब हुआ था? तो प्रथम सभा 483 ईसा पूर्व में राजगिरी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और किसके शासनकाल में? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा 383 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली में और इसका अध्यक्ष था सवाकामी और शासक था कलाशोक। तृतीय हुआ था 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में और इसका जो अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस्स। और इसके अध्यक्ष शासन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था।
चतुर्थ संगीत 98 ईस्वी में हुआ था, कुंडलवन, इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र और शासक थे कनिष्क। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो क, अ और क, ऐसे याद रखें, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, क, बस ऐसे आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, और सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, तब जाके आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो जो है 26 से 50 सेट नहीं आ रहा है, तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए अगला सेट का क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला सेट का क्वेश्चन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट है जैन धर्म से संबंधित। देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव। कौन, तो ऋषभदेव थे जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के 22वें 23वें, तो 22वें थे अरिष्टनेमी और 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर। यानी 22वें पूछे तो अरिष्टनेमी हो जाएगा, 23वां पूछे तो पार्श्वनाथ हो जाएगा, और 24वां पूछे तो जो कि अंतिम तीर्थकर भी थे महावीर स्वामी जी। चलिए महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इसका मृत्यु जो है 72 वर्ष की अवस्था में, कितने, तो 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ था। कहाँ, तो पावापुरी नालंदा में 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में हो गया था। महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत रिजुपलिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया था। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध जो है 6 वर्ष तपस्या किया था और महावीर 12 वर्ष तक तपस्या किया था, और ये रिजुपलिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में विभाजित किया था। महावीर पूर्ण जन्म और कर्मकांड में विश्वास रखते हैं। शायदवाद और अनेकतावाद से संबंधित है, तो जैन धर्म हो जाएगा। जैन धर्म जो है ये शायदवाद और अनेकतावाद से संबंधित है। प्रथम जैन भिक्षुनी थे चंपा, प्रथम जैन भिक्षुनी थे चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे उसके दामाद जामिल, यानी महावीर के जो अनुयायी थे वो उसके दामाद ही थे जामिल। चलिए जैन संगीत देखते हैं। तो 2 जैन संगीत हुआ था। प्रथम हुआ था 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र प्रथम के अध्यक्ष थे। दूसरा 512 ईस्वी में हुआ था, ये वल्लभी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा सरवन थे। यानी प्रथम पाटलिपुत्र और दूसरा वल्लभी में हुआ था। प्रथम का अध्यक्ष था स्थूलभद्र और दूसरा का अध्यक्ष था क्षमा सरवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सेट का स्मरणीय तत्व देखते हैं। चलिए यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट है, अब मौर्य वंश से संबंधित देखेंगे। बिम्बिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था, तो बिम्बिसार जो है ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था। इसने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया था, यानी बिम्बिसार जो है मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवेद जीवक को भेजा था, यानी बुद्ध की सेवा के लिए ये राजवेद जीवक को भेजा था बिम्बिसार की हत्या जो है उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था, यानी बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र नहीं अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता है, यानी अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इसने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया था, कितने, तो अजातशत्रु 32 वर्ष तक शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयदिन ने, किसने, तो उदयदिन ने किया था। बिम्बिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जबकि अजातशत्रु जैन धर्म के तथा बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बना। यानी बिम्बिसार बौद्ध से बौद्ध, फिर अजातशत्रु शुरू में तो जैन थे लेकिन बाद में बौद्ध धर्म अनुयायी बने।
उदयदिन ने अपने राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की, यानी उदयदिन जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की। चलिए अगला देखते हैं, अगर पूछे कि पाटलिपुत्र का जो स्थापना है किसने किया तो उदयदिन हो जाएगा। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया था, यानी उदयदिन अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित किया था। उसके बाद शिशुनाग आया था, उसने पाटलिपुत्र से फिर वैशाली स्थापित किया था। कलाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से फिर पाटलिपुत्र स्थापित किया, यानी कलाशोक जो है इसने वैशाली से फिर पाटलिपुत्र अपनी राजधानी स्थापित किया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कलाशोक था, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कलाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक था ये नंदीवर्धन था, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक। तब नंद वंश के संस्थापक जो थे ये महापद मंडन, ये नंद वंश के प्रथम शासक थे, महापद मंडन थे। और अंतिम शासक थे घनानंद, अंतिम शासक घनानंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सेट का। चलिए देखिए मौर्य वंश से ही क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बीरसल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बीरसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य जो था, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, यानी चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीतिक से है, राजनीतिक हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था, किस तो 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने सेलुकस निकेटर को हराया था। अगला क्वेश्चन है कि सेलुकस निकेटर का जो राजदूत था वो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिका पुस्तक की रचना तो मेगास्थनीज ने किया, इंडिका पुस्तक जो है इसकी रचना मेगास्थनीज ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, चंद्रगुप्त जो है ये जैन धर्म के अनुयायी थे, इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। इसको याद रखने के लिए चौ, छ और जौ, यानी चौ से चंद्रगुप्त और जौ से जैन धर्म हो जाएगा। इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि चंद्रगुप्त जो है ये जैन धर्म के अनुयायी थे और ये भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो था ये बिंदुसार था, चंद्रगुप्त जो है इसके उत्तराधिकारी बिंदुसार था। इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, यानी बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है, यानी वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है, सिंहसेन जैन धर्म में क्या कहा गया है और वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था, किसने तो बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी था अशोक, बिंदुसार जो है इसके उत्तराधिकारी अशोक था। अशोक जो है 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा, 269 ईसा पूर्व में अशोक जो है मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है कि अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था, जो अशोक था अपने राज्याभिषेक के समय अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकावर्धन कहा गया है, यानी पुराणों में अशोक को अशोकावर्धन कहा गया है। चलिए अगला सेट देखते हैं। चलिए इसमें नहीं है। चलिए मास्की और गुजरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है, यानी मास्की और गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, किस अभिलेख में तो भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया और नाम ये मास्की और गुजरा में मिलता है। मास्की और गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, जबकि भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया में और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया, 10वें वर्ष बोधगया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया, यानी अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया था और उसकी राजधानी तोसली को अपने अधिकार कर लिया।
अशोक जो है ये उपगुप्त का यानी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक अशोक जो है उपगुप्त नामक बौद्ध विद्वान से बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। चलिए, इसका सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख पूछा है, तो सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख हो जाएगा और सबसे छोटा अभिलेख ये रोमिन देही अभिलेख, रोमिन देही अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है और सबसे बड़ा 7वां अभिलेख है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्यों में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन यानी शिलालेख का प्रचलन अशोक ने शुरू किया था, जिसमें बराही, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की है, यानी जो अशोक का 14 शिलालेख थे उसमें प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वहीं छठे शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है, यानी छठे शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया। मौर्य वंश 137 वर्ष तक शासन किया। चलिए, अगला जो है स्मरणीय तथ्य जो है देखते हैं। चलिए, अब महाजनपद और राजधानी दिया गया है, तो चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए, मगध जो है, मगध का राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी था। अंक का राजधानी चंपा, अंक का राजधानी चंपा था। वज्जी का राजधानी वैशाली, वज्जी का राजधानी वैशाली था। काशी का राजधानी वाराणसी, काशी का राजधानी वाराणसी है। कौशल का राजधानी श्रावस्ती, कौशल का राजधानी श्रावस्ती। अवंती का राजधानी उज्जैन, अवंती का राजधानी उज्जैन। मल्ल का राजधानी यानी कुशीनारा, मल्ल की राजधानी कुशीनारा है। पंचाल, पंचाल की राजधानी अक्षत्र और कंपिलय, अक्षत्र और कंपिलय जो है पंचाल की राजधानी है। अगला है वत्स, काशी, तो काशी की राजधानी वाराणसी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कंबोज की राजधानी राजपुर और हाटक है, कंबोज की राजधानी राजपुर और हाटक है। असमक की राजधानी पोटलीपोटन है, असमक की राजधानी पोटलीपोटन हो जाएगा। चेदी की राजधानी शक्ति यानी सुक्तिमती, सुक्तिमती चेदी की राजधानी है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। सुरसेन की राजधानी मथुरा, सुरसेन की राजधानी मथुरा है। गंधार की राजधानी तक्षशिला है, गंधार की राजधानी तक्षशिला है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सेट का। चलिए, इसमें नहीं है, इसमें चलिए अब आ गया है दोस्तों ये कुषाण वंश। तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कदफिसेस, कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कदफिसेस। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे कनिष्क। इसने प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर और द्वितीय राजधानी मथुरा बनाया था, यानी कुषाण वंश की प्रारंभिक जो राजधानी था पुरुषपुर था और दूसरा राजधानी मथुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसने 78 ईसा पूर्व 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है, यानी शक संवत का प्रयोग अभी भी भारत सरकार करते हैं और इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क ने किया था। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक थे। कौन? तो चरक कनिष्क के दरबार में थे, जिसने चरक संहिता की रचना की, चरक संहिता की रचना चरक ने किया था। बुद्ध चरित्र की रचना जो है अशोक घोष ने किया था, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे, यानी बुद्ध चरित्र जो है पुस्तक है इसकी रचना अशोक घोष ने किया था। नेक्स्ट है कि गंधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ, यानी गंधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। रेशम मार्ग का प्रारंभ भी कनिष्क ने कराया था, यानी रेशम जो मार्ग है इसका प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, यानी चौथा जो बौद्ध संगीत हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। और ये कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चलिए, कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था, यानी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था, यानी वास्तुकला का विकास जो है सर्वाधिक कुषाण काल में हुआ था। कुषाण काल में सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी हुआ था। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सोना का सिक्का किसने जारी किया? तो दोस्तों ये हिंद यूनान ने सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक जो है ये सर्वाधिक गुप्त शासक ने किया था। और शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो ये दोस्तों कुषाण ने शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण ने जारी किया था।
शुद्ध कुषाण। यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम पूछे तो हिंद हो जाएगा, सर्वाधिक सोने का सिक्का पूछे तो गुप्त हो जाएगा, और शुद्ध सोना पूछे कि शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था, तो ये कुषाण शासक ने। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख लिए। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे, यानी जो बौद्ध धर्म दो शाखा में बटा था, महायान और हीनयान। उसमें महायान संप्रदाय के अनुयायी थे, यानी महायान संप्रदाय के अनुयायी थे एक बौद्ध कनिष्क। कनिष्क की मृत्यु जो है 102 ईस्वी में हुआ था, 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हुआ था। कुषाण वंश के अंतिम शासक थे वासुदेव, कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव थे। चलिए अगला सेट का देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अब आ गया है दोस्तों ये शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंशों की राजधानी विदिशा, शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था, यानी पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबारी रहते थे, यानी जो महर्षि पतंजलि है ये पुष्यमित्र शुंग के दरबारी रहते थे। अगला क्वेश्चन है कि पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी, पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। भरूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया था, भरूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था ये देवभूति, शुंग वंश का अंतिम शासक जो है ये देवभूति था। चलिए अगला है चेदी वंश। चेदी वंश के उदय जो है ये हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था ये खारवेल। खारवेल जो है इस वंश के सबसे प्रतापी शासक था। खारवेल जो है जैन धर्म के अनुयायी थे, खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। खारवेल ने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया, यानी खारवेल जो है जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया था। चलिए अगला स्टेट हम लोग देखते हैं। चलिए अगला है सातवाहन वंश, और इसके संस्थापक पूछा है तो संस्थापक जो है था सिमुक था, 60 ईसा पूर्व में इस वंश का स्थापना हुआ था। सिमुक जो है इसके संस्थापक थे। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान था, कहाँ तो प्रतिष्ठान हो जाएगा। सातवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे, यानी हाल और जो गुणाढ्य ये प्रसिद्ध साहित्यकार थे, ये सातवाहन शासक के समय में ही थे। हाल ने जो है गथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखा था, और गुणाढ्य ने बृहत कथा कोश नामक पुस्तक की रचना की थी, यानी हाल ने गथा सप्तशती नामक पुस्तक और गुणाढ्य ने बृहत कथा कोश नामक पुस्तक की रचना किया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन शासक ने ही सर्वप्रथम किया था, यानी ब्राह्मण को जो भूमि अनुदान देते थे ये सातवाहन शासक ने शुरू किया था। सातवाहन शासक की राजकीय भाषा प्राकृतिक और लिपि जो है ये बढ़ाई थे। सातवाहन शासक के महत्वपूर्ण स्थापत्य कृति है कार्ले की स्थापत्य, यानी कार्ले के चैत्य अमरावती कला का विकास ये सातवाहन शासक के समय में हुआ था। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, यानी दक्षिणापथ के स्वामी जो है इस सातवाहन शासक कहे जाते थे। नेक्स्ट है कि यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पर मछली शंख जहाज का चित्र अंकित है। जो सातवाहन वंश के शासक थे यज्ञश्री सतकर्णी, इसके सिक्कों पर मछली शंख और जहाज चित्र अंकित था। सातवाहन वंश के अंतिम शासक विजय सतकर्णी था, सातवाहन वंश के अंतिम शासक विजय सतकर्णी था। चलिए अगला सेट हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग हिंद यूनान शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंद यूनानी शासक में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था, कौन तो मिनांडर था। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। मिनांडर जो है ये नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर मिलिंद पन्हो ग्रंथ में संग्रहित है, यानी मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर ये मिलिंद पन्हो ग्रंथ में संग्रहित है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने सोने के सिक्के जारी किया था। अभी आपको बताए थे कि सबसे पहले सोने के सिक्का हिंद यूनानी ने जारी किया था। शकों के सबसे प्रतापी शासक जो था ये रुद्रदामन था, रुद्रदामन शकों के सबसे प्रतापी शासक था। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था, इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। रुद्रदामन प्रथम जो है सबसे पहले संस्कृत भाषा में और लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया था। रुद्रदामन प्रथम
यानी सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया था कौन? तो रुद्रदामन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते हैं। शक राजा जो है अपने आप को क्षत्रप कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला सेट का। चलिए इसमें नहीं है, आगे देखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा है गुप्त वंश। चलिए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट था तो चंद्रगुप्त प्रथम। संस्थापक पूछे तो श्री गुप्त हो जाएगा और प्रथम महान शासक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये यानी महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। इसने गुप्त संवत की शुरुआत भी किया, यानी गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन और कविराज भी कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की, यानी समुद्रगुप्त जो है समुद्रगुप्त इसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश से संबंधित है। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय बना। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय बना। इसके शासनकाल में फैयान यानी फैयान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। इसके दरबार में कालिदास, धर्मंतरी, बड़ामिहिर जैसे विद्वान रहते थे। यानी कालिदास, धर्मंतरी, बड़ामिहिर ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था, यानी कुमारगुप्त का ही नाम कुमारगुप्त प्रथम है। सबसे अधिक अभिलेख जो है 18 अभिलेख, सबसे अधिक 18 अभिलेख ये कुमारगुप्त के ही मिले हैं। देखिए अशोक का अभिलेख 14 था, अशोक का अभिलेख 14 था, जबकि सबसे अधिक अभिलेख 18 ये कुमारगुप्त प्रथम का ही मिला है। और ये किस वंश से संबंधित है? तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। चलिए इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, यानी कुमारगुप्त जो है कुमारगुप्त इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। सूरदर्शन झील का पुनरुद्धार यानी फिर से उसको निर्माण किया था ये स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग था। नहीं, भू राजस्व जो है 1/4 भाग से 1/6 भाग था। इस काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त जो सम्राट था यानी गुप्त वंश ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चलिए विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त वंश के राजकीय चिन्ह था, यानी राजकीय चिन्ह जो था ये गरुड़ था जो कि विष्णु का वाहन है। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा जो है संस्कृति था, संस्कृत हो जाएगा। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपयका कहा जाता है, यानी चांदी के सिक्के को रुपयका कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला जो है गुप्त काल में शुरुआत था, यानी मंदिर बनाने की कला अगर पूछे तो ये गुप्त काल में ही शुरुआत था, गुप्त काल में ही शुरुआत हुआ था मंदिर बनाने की कला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त, अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। अगला सेट देखते हैं। चलिए अगला है वाकाटक वंश से संबंधित है। देखिए वाकाटक वंश का स्थापना जो है 255 ईस्वी में बिंद शक्ति द्वारा किया गया था, यानी वाकाटक जो वंश है इसकी स्थापना 255 में ये बिंद शक्ति के द्वारा किया गया था। बिंद शक्ति का उत्तराधिकारी था प्रवर्सन प्रथम। प्रवर्सन प्रथम जो है बिंद शक्ति का उत्तराधिकारी था। प्रवर्सन वाकाटक वंश का अकेला शासक था जो सम्राट के उपाधि धारण किया था। नहीं, प्रवर्सन जो वाकाटक वंश के अकेला शासक था जो सम्राट के उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन कि इसने यानी प्रवर्सन ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। प्रवर्सन ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। पृथ्वीसेन यानी पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटक की प्रधान शाखा की अंतिम शासक था। यानी पृथ्वीसेन द्वितीय जो है ये वाकाटक की प्रधान शाखा की अंतिम शासक था। चलिए अगला है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। देखिए पुष्यभूति वंश का संस्थापक था पुष्यभूति ही।
इसकी राजधानी थानेश्वर था। इस वंश के सबसे प्रभावशाली शासक था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है पुष्पवती वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण किया था। प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी राजवर्धन था, यानी प्रभाकर जो वर्धन है इसका उत्तराधिकारी राजवर्धन था। राजवर्धन की हत्या गौड़ शासक शशांक ने किया था। राजवर्धन की हत्या गौड़ शासक शशांक ने किया था। राजवर्धन का उत्तराधिकारी हर्षवर्धन था। राजवर्धन जो है इसके उत्तराधिकारी हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्ष और पुलकेशिनी द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। हर्ष और पुलकेशिनी द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यानी हेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के दरबारी कवि जो है बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। बाणभट्ट जो है ये हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किया था। अगला है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये 3 संस्कृत नाटक है जो हर्ष ने रचना किया था। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये सभी रचना जो है हर्ष ने किया था। हर्ष के समय में मथुरा ये सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा जो है ये सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अगला सेट नंबर देखते हैं। चलिए इसमें नहीं है। अगला सेट इसमें भी नहीं है। चलिए अब है पल्लव वंश। देखिए पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु है। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम था। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदिवरा मंदिर का निर्माण किया। आदिवरा मंदिर का निर्माण मामल्लपुरम में सिंह विष्णु ने कराया था। किराता जूनियम के लेखक भरावी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। यानी भरावी जो है ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे और किराता जूनियम नामक पुस्तक लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि मत विलास प्रश्न की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के एकास्मक और रथ मंदिर का निर्माण कराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने एकास्मक और रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। इसने वातापिकोड और महामल्ल की उपाधि धारण किया था। यानी नरसिंह वर्मन प्रथम जो है इसने वातापिकोड और महामल्ल की उपाधि धारण किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग कांची आया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग कांची आया था। अगला क्वेश्चन है कि कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण जो है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कैलाश मंदिर जो है इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। यानी अरब जो आक्रमण किया था और उसके पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी जो है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची में जो मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है चोल वंश से संबंधित है। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय थे। विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। इस वंश की राजधानी तंजावुर थे। तंजावुर जो है चोल वंश के संस्थापक राजधानी थे। इस वंश के शासक थे राजराज प्रथम ने। यानी इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण चोल वंश के राजराज प्रथम ने किया था। अगला कि इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। यानी विस्तार पूछिए तो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा, जबकि श्रीलंका पर आक्रमण किसने किया था प्रथम बार, तो राजेंद्र प्रथम ने गंगोई कोड चोल की उपाधि धारण किया था। राजेंद्र प्रथम के गुरु ईशान शिव थे। ईशान शिव जो है राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। इस वंश के प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। नटराज की मूर्ति जो है इसी वंश से संबंधित है। नटराज की मूर्ति जो है चोल वंश से संबंधित है। राजेंद्र टू जो है ये परकेसरी और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र टू परकेसरी
और वीर राजेंद्र पूछे, वीर राजेंद्र तो राजकेसरी की उपाधि धारण किया था। चोल और पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी जैकिस प्रथम ने जो कि कदम शासक था। चलिए अगला सेट का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला है, देखिए इसका अगला सेट है कि राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर की शिव मंदिर बनवाया था। यानी राजराजेश्वर का शिव मंदिर राजराज प्रथम ने तंजौर में किया था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंद्रम और निम्न श्रेणी की पदाधिकारी को श्रेंद्रम कहते हैं। यानी उच्च पदाधिकारी को पेरुंद्रम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारी जो थे इसे श्रेंद्रम कहते हैं। संपूर्ण चोल समाज 6 मंडलों में यानी 6 प्रांतों में विभक्त था। चोल काल में भूमि कर उपज जो है 1/3 भाग हुआ करता था, यानी 1/3 भाग था। चलिए ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता है। यानी ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहते हैं। चोल काल में कलौंज सोने के सिक्के थे, यानी कलौंज जो थे ये सोने के सिक्के थे। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन, ओट्टकुट्टन और पुंगलेंदी था। अगला है कि कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न ये पंपा, पोन्ना और रन्ना था। कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पंपा, पोन्ना और रन्ना था। विष्णु के उपासक अलवार थे और शिव के उपासक नैनार संत कहलाते थे। यानी विष्णु के उपासक जो है ये अलवार थे और शिव के उपासक नैनार संत कहलाते थे। चलिए अगला सेट देखते हैं, इसमें नहीं है। 47 नंबर देखते हैं, तो 47 नंबर में भी नहीं है। अगला सेट 48, हाँ चलिए इसमें है। चलिए हम लोग राष्ट्रकूट वंश से पढ़ेंगे। तो राष्ट्रकूट जो वंश था इसके संस्थापक दंती दुर्ग था। इस वंश की राजधानी जो है मानखेट था। इस वंश की राजधानी था। इस वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमोघवर्ष। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। यानी एलोरा जो मंदिर है एलोरा ये महाराष्ट्र में है और ये कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। चलिए त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक थे ध्रुव ने, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश और प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराजमार्ग की रचना अमोघवर्ष ने किया था। कविराजमार्ग की रचना अमोघवर्ष ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघवृत्ति के लेखक सक्तायन अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। यानी जो महावीराचार्य थे एवं अमोघवृत्ति के लेखक सक्तायन थे ये अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है कि अमोघवर्ष ये जैन धर्म के अनुयायी थे। अमोघवर्ष जो है ये जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट शासक इंद्रथट के शासनकाल में अरब निवासी अल-मसूदी भारत आया था। यानी अल-मसूदी जो है ये अरबी निवासी थे और ये इंद्रथट जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे इसी के समय में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है पुस्तक और उसका लेखक है मिताक्षरा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। विक्रमादेव चरित्र के लेखक बिल्हन है। आदि पुराण के लेखक जिनसेन है। गणित सार जो है ये महावीराचार्य लेखक है। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य है। अमोघवृत्ति के लेखक सक्तायन है। चलिए देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाखा दत्त ने किया था। स्वप्न वासवदत्त के लेखक जो है भास है। स्वप्न वासवदत्तम के लेखक भास है। मालविका निमित्रम के लेखक कालिदास है। काव्य मीमांस के लेखक राजशेखर है। हरिविलास के लेखक राजशेखर है। चलिए अगला है कि भुवन कोश के लेखक, तो भुवन कोश के भी लेखक राजशेखर है। राजतंत्रिगिनी के लेखक कल्हन है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। प्रबंधु
पवनदूत के लेखक धोई है। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध है। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध है। चलिए, ये सभी पुस्तक थे। अगला हम लोग सेट देखेंगे। चलिए, अगला है यादव वंश। तो यादव वंश के संस्थापक जो है ये भिल्लव पंचम थे। यादव वंश के संस्थापक भिल्लव पंचम थे और इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक सिंघन थे। कौन? सिंधन थे। और संगीत शास्त्री सारंगदेव राजा सिंधन के दरबारी थे। यानी संगीत शास्त्री सारंगदेव जो थे ये राजा सिंधन के दरबारी कवि थे, दरबारी संगीतकार थे। इस वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक थे रामचंद्र। इस वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र थे। रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। चलिए, मलिक काफूर कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। कदम वंश के स्थापना मयूर श्रवण ने किया था। कदम वंश के संस्थापक मयूर श्रवण थे और इस वंश की राजधानी बनवासी है। कदम वंश की राजधानी बनवासी है। गंगवंश का संस्थापक भ्रष्ट पंचम। गंगवंश के संस्थापक भ्रष्ट पंचम है। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाले गंग शासक माधव प्रथम था। चलिए, अगला सेट नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए, देखिए, चालुक्य वंश से संबंधित क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश जो है इसकी स्थापना जयसिंह ने किया था। चालुक्य वंश जो कि वातापी से संबंधित है, इस वंश की स्थापना जयसिंह ने किया था और इसकी राजधानी वातापी है। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। इसने हर्षवर्धन के हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। इसने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिनी द्वितीय से है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिनी द्वितीय से है। एहोल को मंदिर का शहर भी कहते हैं। एहोल को मंदिर का शहर कहते हैं। नेक्स्ट है कि पुलकेशिनी द्वितीय ने जैन जो मतानुयायी रवि कीर्ति से एहोल अभिलेख लिखवाया था। यानी एहोल अभिलेख जो है ये रवि कीर्ति ने लिखाया था और ये किसने लिखवाया? तो पुलकेशिनी द्वितीय ने लिखवाया था और ये संस्कृत और इसकी लिपि थी बराही। यानी भाषा संस्कृत थी और लिपि बराही थी। नेक्स्ट है कि पुलकेशिनी द्वितीय को पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 में हराया था, जबकि पुलकेशिनी द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में हराया था। इस विजय के उपरांत नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोट की उपाधि धारण किया था। इस विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वातापी कोट की उपाधि धारण किया था। विनयादित्य मालवा को जीतने के उपरांत शकलोत्तर पथनाथ उपाधि धारण की थी। यानी विनयादित्य मालवा को जीतने के बाद शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण किया था। ढक्कन में अरबों के आक्रमण के समय चालुक्य वंश शासक विक्रमादित्य द्वितीय थे। ढक्कन में अरब के आक्रमण के समय चालुक्य वंश शासक विक्रमादित्य द्वितीय था। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी, यानी विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पटकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण ये लोक महादेवी ने किया था। चलिए, विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी पत्नी त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। ये विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी पत्नी थी त्रिलोक्य देवी, जिसने त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। इस वंश के अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। चालुक्य वंश यानी कल्याणी के संस्थापक तेलव द्वितीय थे। चालुक्य वंश जो कल्याणी थे, कल्याणी के शासक स्थापना ये तेलव द्वितीय ने किया था और इसकी राजधानी मानेखेट था। कहाँ? तो मानेखेट हो जाएगा। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। अगला है कि देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बिल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। बिल्हन और विज्ञानेश्वर जो है ये विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। विक्रमादेव चरित्र की रचना जो है बिल्हन ने किया था। इस ग्रंथ में विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। मिताक्षरा नामक ग्रंथ जो है ये मिताक्षरा नामक पुस्तक जो है विज्ञानेश्वर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चालुक्य वंश जो कि वेंगी की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। चालुक्य वंश वेंगी की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। इसकी राजधानी वेंगी यानी आंध्र प्रदेश में है। यानी चालुक्य वंश वेंगी की राजधानी वेंगी ही था, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में है। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक
थर्ड था। चालुक्य वंश है। व्यंगी के अंतिम शासक जो थे, सॉरी, सबसे प्रतापी शासक जो थे वो विजयादित्य थर्ड था। विजयादित्य थर्ड था। चलिए अगला सेट हम लोग सोल्यूशन करेंगे। अगला है पाल वंश से संबंधित। पाल वंश से चलिए पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और इस वंश की राजधानी मुंगेर था। कहाँ? तो मुंगेर हो जाएगा। प्रसिद्ध उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। उदनपुरी जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना गोपाल ने किया था। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये धर्मपाल ने स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि इस वंश के शासक देवपाल ने उदनपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण किया था। उदनपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण ये देवपाल ने किया था। देवपाल ने जवा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार निर्माण हेतु 5 गांव दान दिए थे। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चलिए अगला सेट देखते हैं। चलिए अगला सेट का क्वेश्चन है कि सेन वंश से संबंधित। तो सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। इसकी राजधानी नादिया यानी लखनौती थी। इस वंश की राजधानी नादिया लखनौती थी। इस वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे विजयसेन। विजयसेन जो है प्रथम स्वतंत्र शासक थे। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना बल्लाल सेन ने। दान सेन और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना बल्लाल सेन ने किया था। जयदेव धोई हलायुध ये लक्ष्मण सेन के दरबार में कवि थे। ये सभी कवि थे। जयदेव धोई और हलायुध ये सभी लक्ष्मण सेन के दरबार में कवि थे। लक्ष्मण सेन जो है बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। बंगाल के अंतिम हिंदू शासक पूछे तो लक्ष्मण सेन हो जाएगा। देवपरा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण विजयसेन ने किया था। यह प्रथम राजवंश है जो अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्तीर्ण कराया था। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि ये प्रथम शासक जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण कराया था तो ये कौन सा शासक था? तो ये दोस्तों ये कौन सा वंश था? तो ये वंश हो जाएगा दोस्तों ये सेन वंश। सेन वंश जो है अपना अभिलेख जो है हिंदी में उत्कीर्ण कराया था। अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला है कश्मीर के राजवंश से संबंधित है। तो कश्मीर में जो है एक काकोट वंश था। इसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। चीनी यात्री हेनसोंग ने दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में कश्मीर की यात्रा किया था। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक था ललितादित्य मुक्तापीड। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कश्मीर का माटन मंदिर का निर्माण जो है ये ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। जो कश्मीर में माटन मंदिर है इसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड ने किया था। चलिए उत्पल वंश की स्थापना जो है अवंती वर्मन ने किया था। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने किया था। इन्होंने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया था। सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया था। लोहार वंश के संस्थापक तो संग्राम राज था। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज था। लोहार वंश के शासक हर्ष विद्वान जो है कवि और कई भाषाओं के ज्ञाता थे। यानी लोहार वंश के शासक जो हर्ष थे, हर्ष ये विद्वान कवि और कई भाषाओं के शासक थे। राजतांत्रिगिनी के लेखक कलहन हर्ष के दरबार के कवि थे। यानी राजतांत्रिगिनी जो पुस्तक है इसके लेखक है कलहन, ये हर्ष के दरबार के कवि थे। चलिए इस वंश के अंतिम शासक तो इस वंश के अंतिम जो शासक थे जयसिंह थे। इस वंश के अंतिम शासक जयसिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेट नंबर है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है। देखिए गुजर प्रतिहार वंश से संबंधित है। तो गुजर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश के प्रतापी शासक थे मिहिर भोज। मिहिर भोज अपनी राजधानी कन्नौज बनाया था। मिहिर भोज अपनी राजधानी कन्नौज बनाया था। इन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण किया थी। आदि वराह की उपाधि धारण किया था कौन? तो ये मिहिर भोज ने। चलिए संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्र पाल के दरबारी कवि और राजगुरु थे। राजशेखर जो थे ये महेंद्र पाल के दरबारी कवि थे और राजगुरु भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इस वंश के अंतिम शासक थे यशपाल। इस वंश के अंतिम शासक यशपाल थे। राजशेखर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? तो कर्पूरी मंजरी,
काव्यमीमांस, हरिविलास, भुवन कोश, ये सभी राजशेखर की पुस्तक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है गढ़वाल वंश यानी राठौर वंश। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इसकी राजधानी वाराणसी थे। इस वंश के प्रतापी शासक गोविंद चंद्र थे। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक ये गोविंद चंद्र थे। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र के दरबारी मंत्री ने किया था। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र के दरबारी मंत्री ने किया था। इस वंश के अंतिम शासक जयचंद थे। इस वंश के अंतिम शासक जयचंद था। जयचंद की हत्या गौड़ी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में किया था। जयचंद की हत्या गौड़ी ने 1194 में चंदावर की द्वितीय युद्ध में किया था। 1194 में चंदावर की युद्ध हुआ था। चौहान वंश, चलिए चौहान वंश के संस्थापक थे ये वासुदेव, और इस वंश के प्रारंभिक राजधानी अक्षत्र थे। अक्षत्र जो है प्रारंभिक राजधानी थे। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक बिरिगराज चतुर्थ विशलदेव थे। चलिए इन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत रचना नाटक की रचना की। इसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किया। बिरिगराज चतुर्थ के राजकवि सोमदेव थे। यानी सोमदेव जो है ये बिरिगराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित बिग्रहराज नामक नाटक लिखा था। ललित बिग्रहराज नामक नाटक जो है ये सोमदेव ने लिखा था। बिरिगराज चतुर्थ द्वारा निर्मित अधाधीन की झोपड़ा नामक मस्जिद एक विद्यालय था। जो वर्तमान में अधाधीन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये पहले एक विद्यालय था जिसका निर्माण बिरिगराज चतुर्थ ने किया था। इस वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज थर्ड था। इस वंश के अंतिम शासक जो था वो पृथ्वीराज थर्ड था। पृथ्वीराजों का यानी पृथ्वीराज राजों की रचना चंद्रवरदायी ने किया था, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। यानी पृथ्वीराज रासों की रचना चंद्रवरदायी ने किया था और ये पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। चलिए पृथ्वीराज तृतीय जो है तृतीय को राय पिथौरा भी कहते हैं। जो अंतिम शासक था चौहान वंश के पृथ्वीराज थर्ड, ये इसे राज पिथौरा भी कहते हैं, इसे राय पिथौरा भी कहते हैं। पृथ्वीराज विजय की रचना जैनक ने किया था। पृथ्वीराज विजय, यहाँ पे विजय लगा हुआ है, तो विजय की रचना पृथ्वीराज विजय की रचना जैनक ने किया था। अगला वंश है परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो उपेंद्र राज। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे। इसकी राजधानी धारा नगरी थी और इस वंश के प्रतापी शासक राजा भोज था। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक राजा भोज था। यानी कौन सा शासक जो कविराज की उपाधि धारण किया था? तो ये राजा भोज था। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ की रचना किया था। चलिए अगला सेट देखते हैं। अगला सेट है और इसके क्वेश्चन है कि सोलंकी वंश। तो सोलंकी वंश के संस्थापक थे मुल्क राज प्रथम। मुल्क राज प्रथम थे सोलंकी वंश के संस्थापक। मुल्क राज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। ये शैव धर्म के अनुयायी थे। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में ये भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनबी ने किया था। दिलबरा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम ने सामंत विमल ने कराया था। भीम प्रथम की सामंत विमल ने कराया था। दिलबरा जो मंदिर है, दिलबरा का मंदिर जो कि जैन मंदिर है, और ये भीम प्रथम की सामंत विमल ने कराया था। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक जयसिंह सिंधराज था। जयसिंह सिंधराज हो जाएगा। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिंधराज के दरबार में रहते थे। यानी हेमचंद्र जो है ये जयसिंह सिंधराज के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है इसका निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था और सोलंकी वंश के अंतिम शासक भीम द्वितीय था। यानी भीम द्वितीय था। सोलंकी वंश के अंतिम शासक भीम द्वितीय था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है चंदेल वंश। और चंदेल वंश के संस्थापक थे ननुक। इसकी राजधानी खजुराहो थी। इस वंश के प्रथम स्वतंत्र और प्रतापी शासक यशोवर्मन था। अगला क्वेश्चन है कि चंदेल शासक विद्याधर एक ऐसा शासक था जिसने मोहम्मद गजनबी के महत्वाकांक्षी को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चंदेल वंश के अंतिम शासक परिमार्दिव देव था। चंदेल वंश के अंतिम शासक परिमार्दिव देव था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, चलिए यहाँ से चालू हुआ है कलचुरी चेदी वंश से। तो कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी था। कलचुरी वंश के सबसे महान शासक कर्णदेव था। इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिक लिंगाधिपति की उपाधि धारण किया था। यानी कोकल जो है, कोकल इसने यहाँ पे देखिए कहा कि इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिक लिंगाधिपति की उपाधि धारण किया था। कौन? तो प्रसिद्ध शासक कर्णदेव था। कर्णदेव ने तिलक लिंगाधिपति का उपाधि धारण किया था। विजय स्तंभ का निर्माण राजा राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कराया था। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने ये चित्तौड़ में कराया था। चलिए अगला है कि खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांग और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांग और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला है कि अब यहाँ से चालू हुआ है मध्यकालीन इतिहास। यहाँ से मध्यकालीन इतिहास चालू हुआ है। देखिए गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगिन ने किया था। अल्पतगिन ने किया था। मोहम्मद गजनवी जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक गजनी था। गजनी के दरबारी कवि थे अलबरौनी, फिरदौसी और फारूकी और उत्बी। अलबरौनी, फिरदौसी, फारूकी, उत्बी ये सभी मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया था। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, कहीं कहीं पर 1001 ईस्वी भी देता है। और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। और अंतिम आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था। 1025 में जो प्रसिद्ध आक्रमण किया था ये सोमनाथ पर आक्रमण किया था। यानी सोमनाथ पर आक्रमण 1025 में किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण प्रथम आक्रमण है यानी 1175 में। गौरी है मोहम्मद गौरी, ये 1175 में प्रथम आक्रमण किया था। और दूसरा आक्रमण जो है ये 1178 में पाटन गुजरात पर किया था। और उस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। चलिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान थे। तो इसमें चौहान का विजय हुआ। नेक्स्ट हुआ था 1192 में ये तराइन का द्वितीय युद्ध अगले साल हुआ था। इसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इसमें गौरी विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान को जो है पकड़कर हत्या कर दिया गया था। फिर 1194 में गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। जयचंद जो है कि गौरी को साथ दिया था 1192 में। फिर इसके साथ ही 1194 में युद्ध हुआ था और जयचंद इसमें हार गया और गौरी इसमें विजय प्राप्त किया। यानी चंदावर की युद्ध जो है 1194 में हुआ था, जिसमें गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें गौरी विजय रहा और जयचंद इसमें हार गया था। क्योंकि जयचंद जो है ये 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी को साथ दिया था। इसलिए इसे भारत का विरोधी भी कहते हैं जयचंद को, क्योंकि ये ये जो है गजनवी को साथ दिया था। चलिए इसके बाद जो है गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश कौन था? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गौरी के गुलाम थे। यानी गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक की राजधानी लाहौर थे। और कुतुब मीनार जो है इसकी नींव ऐबक ने रखा था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने रखा था। जबकि इसका निर्माण पूर्ण रूप से इल्तुतमिश ने किया था। यानी कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने किया था और नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। यानी 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त जो है ये बख्तियार खिलजी ने किया था और ये ऐबक का सेनानायक था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था और ऐबक की मृत्यु के समय ये बंदायूं के शासक थे। जब ऐबक का मृत्यु हुआ था उस समय इल्तुतमिश जो है बंदायूं के शासक थे। चलिए इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इल्तुतमिश जो है राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था।
जबकि ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है राजधानी लाहौर बनाया था। उसके बाद इल्तुतमिश जो है राजधानी दिल्ली बनाया था। इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। इल्तुतमिश ने अपने पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था, यानी शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने जारी किया था। तुर्कान ए चेलगानी नामक संगठन की स्थापना ये इल्तुतमिश ने किया था। इसने एकता प्रणाली की शुरुआत, अगर एकता प्रणाली की शुरुआत पूछे तो इल्तुतमिश हो जाएगा। चलिए इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान ए चेलगानी का विनाश किसने किया? तो बलबन ने किया था, यानी ख़त्म कर दिया था। जो इसके द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था तुर्कान ए चेलगानी, जिसमें 40 इसमें 40 का संगठन था, 40 लोगों का संगठन था। इसे बलबन ने ख़त्म कर दिया था। इसने राज दरबार में सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत की थी। सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत ये बलबन ने किया था। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौ एवं रक्त नीति का पालन किया था। कौन? तो बलबन हो जाएगा। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दिया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान किया था। नसरुद्दीन महमूद का एकमात्र सुल्तान था जो नसरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करते थे। चलिए अगला सेट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आया है खिलजी वंश। चलिए गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया है और खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश के सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की और अस्थायी सेना का नींव रखा था। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की एवं सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा शुरू किया था। यानी घोड़ा दागने और सैनिकों की होलिया लिखने की प्रथा ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है कि इसने मूल नियंत्रण प्रणाली का शुरुआत किया था। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सीडी का किला, अलाई दरवाज़ा और 1000 खंभा महल का निर्माण भी कराया था। इसने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था। स्वयं को सिकंदर ए सानी कहते थे। इसके समय में भूराजस्व का दर जो है 1/2 यानी 50% था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। यानी दक्षिण भारत पर विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक था ये नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद करते थे और कभी कभी ये नग्न होकर दरबार में दौड़ते भी थे। ये कौन? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हो जाएगा तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान शासक थे। इसने स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपास भी कहा जाता है। यानी MBT को, मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर एक कोही विभाग की स्थापना की। अमीर एक कोही विभाग की स्थापना MBT ने किया था। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी स्थापित किया, जिसका नाम दौलताबाद रखा। हाँ, इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन MBT ने किया था। चलिए नेक्स्ट है कि सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर संबोधित किया था। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता ये भारत आया था। इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट कि इसने जैन धर्म की प्रसिद्ध जीन प्रभुसूरी को सम्मानित किया था। जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभुसूरी को सम्मानित किया था MBT ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, देखिए इसी से संबंधित मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक थे। इसके उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक थे। दिल्ली की सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक थे जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था तो ये फिरोज शाह तुगलक था। अगर मुग़ल में पूछे तो मुग़ल में जहांगीर और औरंगजेब था जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। हुमायूं और औरंगजेब।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहली बार राज्याभिषेक 1351 में ठट्टा में और दूसरी बार राज्याभिषेक 1351 में दिल्ली में कराया था कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है कि खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी फिरोज शाह तुगलक के समय में। प्रमुख 4 कर ये खरास, खुम्स, जजिया और ज़कात था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान ये फिरोज शाह तुगलक था। इसके शासनकाल में नया कर सिंचाई कर भी लगाया गया था जो कि 1/10 था, यानी सिंचाई कर 1/10 कर था। इस सुल्तान ने सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया था, यानी फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-बंदगाह की स्थापना किया था। दीवान-ए-बंदगाह की स्थापना ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इन्होंने मुस्लिम महिलाओं विधवाओं की सहायता के लिए नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना किया था, यानी मुस्लिम महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए इन दीवान-ए-खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के स्थापना भी किया था और जिसे आधा और बिक कहते हैं, यानी चांदी के सिक्के को आधा और तांबे के सिक्के को बिक कहते हैं, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने चालू किया था। इसने अपनी आत्मकथा फुतात-ए-फिरोजशाही की रचना की थी। अपनी आत्मकथा फुतात-ए-फिरोजशाही की रचना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है 1388 ईस्वी में हुआ था। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजूम-अदार कहते हैं। नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में तैमूर-लंग का आक्रमण हुआ था, यानी तैमूर-लंग जो आक्रमण किया था ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में। चलिए कुछ विभाग है और इससे संबंधित सुल्तान है, यानी दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना बाबर ने किया था। दीवान-ए-मुश्त-खराज विभाग जो है इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवान-ए-कोही विभाग जो था कृषि विभाग ये मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना किया था। दीवान-ए-खैरात ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान-ए-खैरात फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला है बंदगान ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान-ए-बंदगान ये फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना किया था। दीवान-ए-इस्तिहाक ये फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान-ए-इस्तिहाक नामक संस्था की स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें नहीं है अगला सेट। चलिए अब हम लोग सैयद वंश से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सैयद वंश जो है इसके संस्थापक खिरिज खां थे। खिरिज खां जो है सैयद वंश के संस्थापक थे। इसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण किया था। यहा बिन अहमद सरहिंद की पुस्तक तारिक-ए-मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह जो है सैयद वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है लोदी वंश। तो लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मसनद-ए-आली कहकर पुकारते थे। मसनद-ए-आली कहकर पुकारते थे। बहलोल लोदी अपने सरदार को मसनद-ए-आली कहकर पुकारते थे। 1504 में अग्रासर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में अग्रासर की स्थापना किया था। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। कौन? तो सिकंदर लोदी ने। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। कौन? तो सिकंदर लोदी ने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं का रचना किया था। इसने भूमि की माप करवाई जिसकी इकाई गज-ए-सिकंदरी, यानी गज-ए-सिकंदरी की स्थापना किसने किया? तो सिकंदर लोदी ने। तो ये भूमि की माप के लिए किया था, भूमि के माप के लिए। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। देवल जो है ये सल्तनत काल के प्रसिद्ध बंदरगाह था। चलिए अगला है, देखिए चलिए अधिकारी और विभाग है। आरिज-ए-मुमालिक जो अधिकारी थे ये किस विभाग के थे? तो सैन्य विभाग के प्रधान थे। सैन्य विभाग के प्रधान आरिज-ए-मुमालिक थे। बरिद-ए-मुमालिक ये गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे। सद्र-ए-सुदूर ये धार्मिक विभाग के प्रधान थे। अमीर-ए-आखुर ये असबशाला के प्रधान थे। हाँ, सर-ए-जानदार ये सुल्तान के अंगरक्षकों के प्रमुख थे। अगला है विजयनगर। तो
तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो थे ये हरि और बुक्का थे। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। इस वंश के शासक थे बुक्का प्रथम, जो कि वेदमार्ग पृथ्वी स्थापक की उपाधि धारण किया था। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग पृथ्वी स्थापक की उपाधि धारण किया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कोंटी जो है विजयनगर आया था। अगला है कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत ये अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय को जगबेटकर की संज्ञा दी गई थी। देवराय द्वितीय को जगबेटकर की संज्ञा दी गई थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस जो है ये विजयनगर आया था। अगला है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज ये विजयनगर आया था। नूनीज जो है ये अच्युत राय के समय में आया था। बारबोसा जो है कृष्णदेव राय के समय में आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय का भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। चलिए, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहते हैं। विजयनगर समाज के पतन का कारण तालिकोटा का युद्ध, जो कि 1565 में लड़ा गया था। विजयनगर जो साम्राज्य था इसका पतन 1565 में तालिकोटा के युद्ध के बाद हुआ था। चलिए, अगला है बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक जो थे हसन गंगू, 1347 ईस्वी में स्थापना किया था। हसन गंगू जो है ये 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से भी सिंहासन पर बैठा था। हसन गंगू जो है ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। इसकी राजधानी गुलबर्गा थी। कहाँ? तो गुलबर्गा थी। इसकी राजभाषा जो थी मराठी, यानी बहमनी साम्राज्य के भाषा जो था राजभाषा वो मराठी थी। नेक्स्ट, इसने अपने साम्राज्यों को 4 प्रांतों में बांटा था। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर था। अलाउद्दीन हसन के पश्चात इसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना था। यानी अलाउद्दीन के बाद ये मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके शासनकाल में सबसे पहले बारूद का आविष्कार हुआ था। यानी मोहम्मद शाह के समय में ही बारूद का आविष्कार हुआ था। बहमनी समाज के प्रशासन में सबसे बड़े स्तर पर हिंदुओं को फिरोज शाह ने शामिल किया था। बहमनी साम्राज्य के प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को फिरोज शाह ने शामिल किया था। मोहम्मद III के शासनकाल में रूसी यात्री निकिटिन बहमनी साम्राज्य की यात्रा किया था। निकिटिन जो है ये मोहम्मद शाह III के समय में बहमनी साम्राज्य की यात्रा किया था। कलीमुल्ला ये बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक था। बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक जो है कलीमुल्ला था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मुगल। चलिए, मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। मुगल जो वंश थे इसके संस्थापक बाबर थे। इसने बादशाह की उपाधि धारण किया था। इसने गाजी की उपाधि धारण किया था। बाबर जो था ये बादशाह और गाजी दोनों का उपाधि धारण किया था। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध के बाद इसने जिहाद का नारा दिया था। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। यानी बाबर जो है भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कि ये देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इसने तोपखाने का उपयोग किया था। तो कौन? तो बाबर ने। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जो है बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। बाबर को मुवैयान नामक पदशैली का भी जन्मदाता माना जाता है। यानी मुवैयान नामक पदशैली जो है इसके जन्मदाता बाबर थे। बाबर की प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार था। उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी थे। यानी बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के अनुयायी थे। चलिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में तुर्की भाषा में लिखा है। यानी बाबरनामा तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा है, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खान ने किया है। बाबर की मृत्यु दिसंबर 1530 में हुआ था। इसे काबुल में दफनाया गया। यानी बाबर को काबुल में दफनाया गया था। चलिए, कुछ बाबर के द्वारा युद्ध किया गया था। हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको देखेंगे। तो पानी पिया, खाना खा लो, चंदा लो, घर जाओ। इसको ऐसे याद करेंगे कि पानी पियो, खाना खाओ, चंदा लो और घर जाओ।
तो पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें सभी में बाबर विजय रहा। सभी युद्ध जो है बाबर जीता था। और प्रथम युद्ध जो पानीपत का हुआ था इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। खानवा की युद्ध अगले साल हुआ था 1527 में, ये रन्ना सांग और बाबर के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध ये मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था 1528 में, इसमें भी बाबर विजयी रहा। घाघरा का युद्ध ये अफगानों और बाबर के बीच हुआ था, तो इसमें भी बाबर विजयी रहा। यानी 26, 27, 28, 29 हर साल जो है ये युद्ध हुआ था, लगातार हुआ था, और सभी युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त किया था। चलिए अगला है 67 नंबर सेट। तो 67 नंबर सेट का क्वेश्चन है कि बाबर का उत्तराधिकारी, तो ये उसके पुत्र हुमायूं थे। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखा शाह का सूबेदार था। 1533 में दीनपना नगर की स्थापना किया। दीनपना नगर की स्थापना 1533 में ये हुमायूं ने किया था। यह ज्योतिषों में विश्वास रखते थे और 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनते थे। 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेर खां विजयी रहा। यानी हुमायूं और शेर खां के बीच, जिसे शेरशाह नाम दिया गया है, हुमायूं और शेर खां यानी शेरशाह के बीच 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। फिर अगले साल बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह यानी शेर खां विजयी रहा। इन दोनों युद्ध में शेरशाह विजयी रहा। उसके बाद दोस्तों कन्नौज युद्ध के उपरांत हुमायूं जो है 15 वर्ष के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। यानी कन्नौज युद्ध के बाद हुमायूं ये निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। 1555 में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब? तो 1555 में पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूंनामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने किया था। यानी गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं की बहन थी, इसी ने हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किया था। चलिए देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। देवरा का युद्ध 1531 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। और चौसा का युद्ध 1539 में और बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। ये सभी युद्ध हुमायूं के साथ हुआ था। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया गया था। कब? तो किसने दिया शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि? ये बहार खां लोहानी ने दिया था, क्योंकि इसने एक शेर को एक ही तलवार से मार दिया था, इसीलिए बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दिया था। चलिए शेर खां ने काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था। शेरशाह ने काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था। पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम ये 1541 में शेरशाह ने दिया था। इसने किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किया था। किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह ने सोने के सिक्का अशरफ, चांदी का रुपया 178 ग्रैन और तांबे का दाम 380 ग्रैन नामक सिक्के चलाया था। मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे। यानी मलिक मोहम्मद जैसी जो है ये शेरशाह के दरबार में रहते थे। अगला है कि शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व जो है 1/3 था। कलिंजर किले को जीतने के क्रम में 1545 में शेरशाह का मृत्यु हो गया था। उस समय यह उक्का नामक जो अग्निशास्त्र था वो चला रहे थे और उसी में इसका मृत्यु हो गया था। कब? तो 1545 में। शेरशाह का उत्तराधिकारी इसका पुत्र इस्लाम शाह था। इस्लाम शाह जो है शेरशाह के उत्तराधिकारी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से चालू होता है। देखिए सम्राट अकबर से, तो अकबर का राज्याभिषेक यानी हुमायूं के बाद अकबर आया था और अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कलानौर में हुआ था। और अकबर के संरक्षक थे बैरम खां। कौन? तो बैरम खां थे। 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। इसमें अकबर विजयी रहा। अगला है कि 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इसमें भी अकबर जो है विजयी रहा। यानी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। कौन? तो मान सिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु का उपाधि दिया था। नेक्स्ट है कि जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था। जब्ती प्रणाली जो है ये अकबर के समय में शुरुआत हुआ था। मुगल काल में धसाला बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम
हिंदू शासक था बीरबल। दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल था। अकबर के समय में दशवंत, वसावन और अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठ भरण वर्ण विलास की उपाधि दिया था। यानी अकबर ने तानसेन को कंठ भरण विलास की उपाधि धारण किया था। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने किया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। यह नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। यानी अकबर जो थे वो नगाड़ा बजाते थे। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न जो है किस मुगल के दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। चलिए, इसके शासनकाल की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा हो जाएगा। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद किला और लाहौर का किला का निर्माण किया गया था। यानी इसके समय में ये सभी प्रसिद्ध जो किला था निर्माण किया गया था। इसने अब्दुल समद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। चलिए, अकबर के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य, तो दास प्रथा का अंत 1562 में। दास प्रथा सबसे पहले 1562 में किया। तीर्थयात्री कर समाप्ति 63 में। जजिया कर समाप्ति 64 में। फतेहपुर सीकरी का स्थापना 1571 में किया था। इबादत खाना की स्थापना 7575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। मजहर की घोषणा 1579 में। उसके बाद दीन-ए-इलाही की स्थापना 1582 में। दीन-ए-इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संवत की स्थापना 1583 में। दीन-ए-इलाही रहे तो 82 हो जाएगा, जबकि इलाही संवत रहे तो 1583 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, चलिए, जहांगीर से। ये सेट नंबर है दोस्तों 69। चलिए, 69 है, जहांगीर से संबंधित है। तो न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है, तो जहांगीर न्याय की जंजीर के रूप में जहांगीर जाना जाता है। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने और अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। जहांगीर के पुत्र थे खुसरो, जो कि अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। इसके बाद खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर जो है ये अर्जुन देव को फांसी की सजा दिया था। यानी जो पश्चिमी गुरु थे अर्जुन देव, ये इसकी जो हत्या किया था ये जहांगीर ने। क्यों? तो इसने खुसरो की सहायता किया था। खुसरो को सहायता किया था और इसकी हत्या, अर्जुन देव की हत्या जो है ये जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवाया था। ये पश्चिमी गुरु थे। सिख संप्रदाय के पश्चिमी गुरु अर्जुन देव थे, इसकी हत्या जहांगीर ने करवाया था। और एक और जो गुरु थे तेग बहादुर, इसकी हत्या भी औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या किया था, जो कि 9वें गुरु थे। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकाल एवं चरमोत्कर्ष पर थे। यानी मुगल चित्रकाल जो है सबसे विस्तारित थे ये जहांगीर के समय में। चलिए, इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। मंसूर के बाद अबुल हसन, बिशनदास, मोहम्मद मुराद, ये सभी चित्रकार थे। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दिया था। यानी जहांगीर जो है संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दिया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो भारत आया था। कैप्टन हॉकिंस जो है कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो, ये सभी जो है जहांगीर के समय में भारत आया था। और ये सभी जेम्स प्रथम के राजदूत थे। जेम्स प्रथम के राजदूत थे। एक 1609 में आया था। 1609 में आया था ये कैप्टन हॉकिंस, और टॉमस रो ये 1615 के आसपास आया था। 1615 में आया था। चलिए, जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने किया था। कौन? तो नूरजहां ने किया था। इत्मादुल्लाह का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने किया था। इत्मादुल्लाह का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां की वास्तविक नाम मेहरुन्निसा थी। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने किया था। मयूर सिंहासन जो है इसका निर्माण शाहजहां ने किया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। जो ताजमहल का निर्माण किया था ये उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहते हैं। दारा शिकोह शाहजहां के पुत्र थे। दारा शिकोह जो है शाहजहां के पुत्र थे। दारा शिकोह ने सर-ए-अकबर नाम से उपनिषद का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त उसने भगवत गीता और रामायण को फारसी में अनुवाद कराया था।
दरासिकों को शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के नाम से दरासिकों को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि शाहजहाँ को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। शाहजहाँ को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। नेक्स्ट है धर्मत का युद्ध, जो कि 1658 में हुआ था। औरंगजेब विजयी रहा, यानी दोनों भाई के बीच हुआ था, जिसमें औरंगजेब और दरासिकों के बीच हुआ था, तो औरंगजेब विजयी रहा। सामूगढ़ का युद्ध भी 1658 में हुआ था। इसमें भी औरंगजेब और दरासिकों के बीच हुआ था और इसमें भी औरंगजेब विजयी रहा। देवराय का युद्ध जो है 1659 में हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। इसमें जो है दरासिकों को पकड़कर मौत का घात उतार दिया गया और यहाँ से औरंगजेब जो है अपना शासन चलाने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नहीं है दोस्तों। अगला 71 नंबर सेट है। 71 नंबर सेट चलिए कहा है कि मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, तो अभी आपको बताए थे, तो ये हुमायूं भी था और औरंगजेब भी था, लेकिन यहाँ पे एकमात्र शासक दिया है। आप लोग इसका आंसर क्लियर बताइएगा। औरंगजेब ने दूसरा राज्याभिषेक 1659 में करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। चलिए इसने सिख गुरु 9वें जो थे तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाया था। 1666 में शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा था। 1666 में शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा था, जहाँ से शिवाजी भाग गए थे। औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू किया था। औरंगजेब पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर लागू किया था। बीबी का मकबरा, जो कि निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये औरंगजेब ने किया था। बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने औरंगाबाद में किया था। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वप्रथम सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त हुए थे। सर्वाधिक हिंदू शासक जो थे ये औरंगजेब के समय में थे। चलिए इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी किया था। संगीत पर पाबंदी जो है औरंगजेब ने किया था। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, नवरोज त्यौहार आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1686 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या सर्वाधिक थी, यानी 20 लगभग 20 थी। नेक्स्ट है कि फ्रोंकियस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। यानी बर्नियर जो है ये औरंगजेब के चिकित्सक थे। औरंगजेब जो है सुन्नी धर्म के अनुयायी थे। ये सुन्नी धर्म के अनुयायी थे। औरंगजेब के समय में हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व जो है राजा राम एवं गोकुला ने किया था। राजा राम गोकुला ने किया था। औरंगजेब बीना बजाने में निपुण थे। औरंगजेब जो है ये बीना बजाने में निपुण थे। नेक्स्ट है कि औरंगजेब जो है दारुल हब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम इस्लामों के देश में परिवर्तित करने का अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर के पास 1760 में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में अहमदनगर में 1707 में हुआ था औरंगजेब की मृत्यु। चलिए अगला सेट है 72 नंबर। चलिए यहाँ पे पुस्तक है और लेखक है, तो तबकात ए नासरी पुस्तक जो है इसके लेखक है मिनहाज उस सिराज। फतवा ए जहांदारी के लेखक है जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। तारीख ए फिरोसाई के लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। तारीख ए फिरोसाई के लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तारीख ए फिरोसाई के लेखक है शम्स ए सिराज अफीक। शम्स ए सिराज अफीक हो जाएगा। तारीख ए फिरोसाई दोनों पुस्तक सेम है। एक लिखा है जियाउद्दीन बर्नी और एक लिखा है शम्स ए सिराज अफीक। ताज उल मासिर पुस्तक लेखक है हसन निजामी। ताज उल मासिर जो है ये हसन निजामी लिखे हैं। तारीख ए यामनी पुस्तक उतबी लिखे हैं। तारीख ए यामनी पुस्तक उतबी लिखे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है, तो यहाँ बिन अहमद सरहिंद। यहाँ बिन अहमद सरहिंद हो जाएगा। तुगलकनामा के लेखक है अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक है अमीर खुसरो। नू सिपहर के लेखक है अमीर खुसरो। नू सिपहर के लेखक है अमीर खुसरो। फुतू उस सलातीन के लेखक है इसामी। फुतू उस सलातीन के लेखक है इसामी। बिसल देव रासो के लेखक है नरपति नाला हो जाएगा। मिर्गावती के लेखक है कुतुम्बन जो है मिर्गावती के लेखक है। हुमायूंनामा के लेखक है गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूंनामा के लेखक है। अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। नेक्स्ट है कि तबकात ए अकबरी के लेखक है निजामुद्दीन अहमद जो है ये तबकात ए अकबरी नामक पुस्तक के लेखक है। तारीख ए शेरशाही के लेखक है अब्बास खां सरबानी जो है तारीख ए शेरशाही के लेखक है।
नेक्स्ट है किताब तुजुक ए जहांगीरी के लेखक है जहांगीर। पाशाहनामा के लेखक है पाशाहनामा के लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएगा। शाहजहांनामा के लेखक है इनायत खां जो है शाहजहांनामा के लेखक है। फुतात ए आलमगीरी के लेखक है ईश्वरदास नगर। ईश्वरदास नागर हो जाएगा। फुतात ए आलमगीरी नामक पुस्तक के लेखक है ईश्वरदास नागर। मजमा उल बहरीन के लेखक है दाराशिको। मजमा उल बहरीन के लेखक है दाराशिको। चलिए अगला सेट हम लोग देखते हैं 73 नंबर सेट है। चलिए यहाँ पे दिया गया है संधि और वर्ष। चलिए अंग्रेज और मराठों के बीच जो संधि हुआ था दिया गया है। तो सूरत का संधि 1775 में, सूरत 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में, बड़गांव की संधि 1779 में, सलाबाई की संधि 1782 ईस्वी में, बसिन की संधि 1802 में, बसिन की संधि 1802 में हुआ था। चलिए देवगांव की संधि 1803 में, देवगांव की संधि 1803 में, राजपुर घाट की संधि 1804 में, राजपुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, और पूना की संधि भी 1817 में। ग्वालियर और पूना दोनों की संधि 1817 में हुआ था और नागपुर की संधि 1816 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है और मंदसौर की संधि। तो मंदसौर की संधि 1818 में, मंदसौर की संधि 1818 में हुआ था। चलिए अगला है, चलिए अगला है देखिए मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी, और औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दिया था, यानी शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, यानी शिवाजी जो है रायगढ़ को अपनी राजधानी 1656 में बनाया था। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, यानी 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है कि शिवाजी को मंत्रिमंडल के अस्त्र प्रदान कहा जाता है, यानी शिवाजी को मंत्रिमंडल के अस्त्र प्रदान कहते हैं। शिवाजी का मृत्यु जो है 1680 में हुआ था, शिवाजी का मृत्यु 1680 में हुआ था। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा है ज्ञानेश्वर ने। किसने? ज्ञानेश्वर ने। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा है एकनाथ ने। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा है एकनाथ ने। शिवाजी के उत्तराधिकारी थे संभाजी। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। नेक्स्ट है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा थे ये बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा ये बाजीराव प्रथम थे। अंतिम मराठा पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। मोडी लिपि का प्रयोग किया गया है तो मराठों के द्वारा, मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के द्वारा किया गया था। खेरा का युद्ध 1760 में हुआ था। 1707 में साहू और तराबाई के मध्य हुआ था, जबकि पालखेरा का युद्ध 1728 में। खेरा 1707, पालखेरा 1728 में हुआ था। बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 के बीच हुआ था, और ये 1782 में सलाबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ था। ये 1805 में देवगांव की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1817 से 19 में, ये पेशवा संधि के तहत समाप्त हुआ था। इन पेशवा पद की समाप्ति के साथ ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट ये पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 में, ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। मुगल साम्राज्य में चौथ और सरदेश यानी सरदेश मुखी था। कर का एक प्रकार, यानी चौथ और सरदेश मुख जो था ये कर था। क्या था? तो कर था। मराठा के नियंत्रण वाले क्षेत्र को स्वराज क्षेत्र कहते हैं, स्वराज क्षेत्र कहते हैं। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित है तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। मराठा साम्राज्य में विदेशी मंत्री को कहते हैं सुमंत। मराठा साम्राज्य में विदेशी मंत्री को सुमंत कहते हैं। चलिए कुछ संस्थापक और राज्य है तो अवध के संस्थापक शहादत खां थे। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक के संस्थापक सादुतुल्ला खां कर्नाटक के संस्थापक थे। हैदराबाद के संस्थापक चिकनकिली खां या निजाम उल मुल्क जो कि हैदराबाद के संस्थापक थे। अगला है कि भरतपुर, तो भरतपुर के संस्थापक थे चुरामन और बदन सिंह जो कि भरतपुर के संस्थापक थे। चलिए 75 नंबर सीट है और इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तो 75 नंबर सेट में दिया गया है कि उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य में किसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो बहादुर शाह हो जाएगा, यानी बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से जानते हैं। लंपट मोड़ के नाम से जहांदार शाह को जानते हैं। घृणित कायर को नाम से फर्रुखसियर घृणित कायर के नाम से फर्रुखसियर को जाना जाता है। रंगीला बादशाह के नाम से रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह जाना जाता है। मुगल इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। तो सैयद बंधु को किंग मेकर के रूप में सैयद बंधु को जाना जाता है। सैयद बंधु का दो भाई थे, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां ये दो भाई थे, सैयद बंधु जिसे कहते हैं। इसे सैयद बंधु को कथी कहते हैं? तो सैयद बंधु को दोस्तों ये किंग मेकर कहते हैं, क्योंकि इसी के इशारा पर जो है उस समय राजा बनते थे और इसी की सलाह पर जो है वो राजा को हटाते थे, तो इसीलिए इसे किंग मेकर कहते हैं। चलिए, नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो 1739 में मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक ये मोहम्मद शाह था, क्योंकि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ये नादिर शाह आक्रमण किया था और ये मयूर सिंहासन को वापस अपने ईरान ले गया था, यानी लूट ले चला गया था। और मयूर सिंहासन का स्थापना शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था और ये यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम शासक थे मोहम्मद शाह, क्योंकि इसके शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया और मयूर सिंहासन को अपने साथ लेकर चला गया। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था, 8 बार आक्रमण किया था। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। 1857 क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेज और बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था रंगनू में। कहाँ? तो रंगनू में। अगला है बहादुर शाह और सभी का शासनकाल है, तो ये सभी आपको नहीं पूछा जाएगा। चलिए, हम लोग इस वीडियो में 75 सेट का सभी जो स्मरणीय तथ्य था वो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट 76 से 150 तक एक ही वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल 75 सेट का कंप्लीट किए हैं। आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो का जो 76 से 150 तक है, यानी 75 सेट का और बाकी बचा हुआ है, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप लोग कमेंट में यस लिखिएगा, कमेंट में यस ज़रूर लिख के कमेंट कीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। अगर आप लोग PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।